गैस स्टेट के इस चैप्टर में अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिफ्यूज़न। चलिए आइए देख लेते हैं कि डिफ्यूज़न क्या है। सपोज कि कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स गैसेस के इस तरीके से नीचे हैं। ये कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, और यहाँ एक सेप्टम लगा हुआ है। सेप्टम है ये बच्चों, सेप्टम। और सेप्टम के ऊपर ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैसेस के हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं गैसेस के। बीच में सेप्टम है जो बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स को डिस्टिंक्ट करता है। अगर आप इस सेप्टम को रिमूव कर दें, इस सेप्टम को निकाल दें, हटा दें यहाँ से, तो आप पाते हैं कि जो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने लगते हैं। सोचो कि बड़े पार्टिकल्स ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर कैसे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये ग्रेविटी के अगेंस्ट सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। और तब तक ट्रेवल करते हैं जब तक कि नीचे और ऊपर की डेंसिटी सेम ना हो जाए बड़े पार्टिकल्स की। ये सब पार्टिकल्स ऊपर की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट करने लगते हैं। ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये सब नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं। और ये ट्रेवलिंग तब तक चलती है इन बड़े पार्टिकल्स की भी और छोटे पार्टिकल्स की भी, जब तक कि जितने छोटे पार्टिकल्स यहाँ हो उतने ही छोटे पार्टिकल्स यहाँ ना हो जाए। मतलब इक्विलिब्रियम जब तक कंडीशन ना आ जाए तब तक ये छोटे पार्टिकल्स यहाँ आते रहते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। सिमिलरली बड़े पार्टिकल्स तब तक ऊपर जाते रहते हैं जब तक नीचे और ऊपर दोनों जगह इसकी डेंसिटी सेम नहीं हो जाती है। तो बड़े पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियस ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो बड़े पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियस ऊपर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बड़े पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनकी आपस में जो कोलिजन है, टक्कर है, वो बहुत तेज़ हो रही है। इनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ दे आर ग्रो अप टू अपसाइड। ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ दे goes to upward. Due to higher molecular velocity, they grow to upwards, while small particles come to the down because they have also very high kinetic motion and kinetic energy. एक और एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। सपोज कि आपने ऐसे दो बॉक्सेस लिए हैं, दो अलग अलग कंटेनर हैं, और इन कंटेनर्स में गैसेस फुलफिल है। इन दोनों कंटेनर में इस तरीके से कुछ गैसेस भरी हुई हैं। मैं चलिए इनको छोटा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको डिफरेंशिएशन हो पाए, आप सही से समझ पाएँ। चलिए मैंने इनको ऐसे कर दिया है, इनको छोटे छोटे पार्टिकल से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। जब आप इन दोनों बॉक्सेस को साइड बाय साइड रख करके और इनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आप इनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तुरंत गैसें ये मिक्स होने लगती हैं, और मिक्स होने के बाद ये इस कंडीशन पे चली आती हैं। इसमें जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उतने ही छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं,
और सिमिलर इसमें भी कुछ बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स का मिक्सचर आ जाता है। मैंने ऐसे बना दिया है ऐसे, तो ये मिक्सचर हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, और ये तब तक मिक्सिंग होती है जबकि दोनों तरफ बड़े बड़े पार्टिकल्स सेम कंसंट्रेशन में ना हो जाएं, या फिर छोटे वाले पार्टिकल्स सेम कंसंट्रेशन में ना हो जाएं। तो चलिए डेफिनेशन बना लेते हैं इसका। जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। तो चलिए डिफ्यूज़न का एक डेफिनेशन बना लेते हैं। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न, ठीक। देखिए ये जो पार्टिकल्स जा रहे हैं दूसरी तरफ, ये पार्टिकल्स दूसरी तरफ जा करके होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं। कैसा? होमोजेनस मिक्सचर। ये दोनों इस समय कैसे केस में हैं? तो ये हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर बना चुके हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, ठीक। तो लिख लेते हैं इसके डेफिनेशन में, द एबिलिटी ऑफ गैस टू मिक्स, the ability of gas to mix spontaneously लिख लीजिए, mix spontaneously and form homogeneous mixture, and form homogeneous mixture is called diffusion, तो गैसेस पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मिक्स हो जाना और मिक्स होकर के होमोजेनियस मिक्सचर बनाने को ही हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। आपको पता है कि आप जब किसी परफ्यूम को इनहेल करते हो, सूंघते हो, या फिर आपको कोई गंदी बदबू आती है, या आप फूल को सूंघते हैं, तो इन सभी फ्रेगरेंस को सूंघने के लिए आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि ये डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू आपके नाक के अंदर जा रहे हैं। ये फ्लावर्स से जो फ्रेगरेंस हैं, या जो परफ्यूम से निकलने वाले फ्रेगरेंस हैं, या जो बैड स्मेल्स हैं, ये सब स्मेल्स एयर में डिफ्यूज़न प्रोसेस से मिक्स हो रहे हैं, और फिर यही मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर आपके नाक के अंदर जाता है और आपको स्मेल फील कराता है कि कैसा इसका परफ्यूम है, परफ्यूम टेस्ट फील कराता है आपको। तो परफ्यूम्स का महकना या फ्लावर्स का महकना या कोई बैड स्मेल्स, जैसे H2S गैस है, रॉटन एग जैसा महकता है, सड़े हुए अंडे जैसा, तो उसकी स्मेल आपको कैसे आती है? डिफ्यूज़न प्रोसेस से। अगर डिफ्यूज़न ना हो तो आपको कभी भी स्मेल नहीं आएगी। आपको पता है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एक टॉपिक में ग्राहम डिफ्यूज़न लॉ, तो उसमें आपको मेंशन करूंगा कि किसी गैसेस की जो डिफ्यूज़न रेट होती है, डिफ्यूज़न की जो स्पीड होती है, वो बहुत स्लो होती है, तो वो बहुत ही देर में महकते हैं, और किसी की ऐसी होती है कि वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, तो उनकी स्मेल आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। पर ये जानते रहिए कि जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे परफ्यूम हैं कि आप लगा लेते हैं, फिर 1-2 घंटे परफ्यूम का असर रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। और कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं कि आप अगर लगाएं तो 2-2 दिन, 3-3 दिन या हफ्ते तक महकते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो डिफ्यूज़न रेट है वो बहुत स्लो है, और वो कपड़े में ज़्यादा देर तक लगे रहते हैं। और जबकि वही जो 2 घंटे में समाप्त हो जाते हैं, उनकी जो डिफ्यूज़न स्पीड है, डिफ्यूज़न रेट है, वो बहुत ज़्यादा है, और सारे गैसेस एयर में मिक्स हो जा रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर बना दे रहे हैं। चलिए एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप समझिए कि ये एक बॉटल है और इसमें भरा है परफ्यूम, ये परफ्यूम बॉटल है,
और परफ्यूम बॉटल को अगर हम एक्सपोज कर देते हैं तो परफ्यूम जो पार्टिकल्स हैं वो परफ्यूम पार्टिकल्स से ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। देखिए परफ्यूम बॉटल के अंदर जो परफ्यूम का कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, तो मैं लिख लेता हूँ हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। और वहीं हवा में जो परफ्यूम पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। देखिए परफ्यूम पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक। परफ्यूम पार्टिकल्स सॉल्यूट हैं, परफ्यूम पार्टिकल्स सॉल्यूट हैं जबकि एयर सॉल्वेंट है। चलिए मैं लिख लेता हूं डेफिनेशन में, द spontaneous mixing of solute particles the spontaneous movement, spontaneous mixing of solute particles. चलिए एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ solute particles from higher concentration of solution to lower concentration of solution। सल्यूट पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने का जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन कहलाता है। देखिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, तो आइए एक बार फिर समझ लेते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को। तो देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो तब बनता है जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स किया जाए, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए देख लें सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। तो सबसे पहले कि सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो मैं लिख लेता हूँ इसमें, नंबर 1 मैक्सिमम अमाउंट, जिसका भी मैक्सिमम अमाउंट है बच्चों वो सॉल्वेंट है, और जिसका मिनिमम अमाउंट है, जिसका मिनिमम अमाउंट है वो सॉल्यूट है। चलिए दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट सेम हो जाता है। जैसे अगर आप मान लें कि आधा लीटर अल्कोहल हो और आधा लीटर वाटर हो और दोनों को आपस में मिक्स करें, अब बताइए कौन सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट, दोनों का तो अमाउंट सेम है। तब के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे लो मॉलिक्यूलर मास, लो मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा वो सॉल्वेंट है और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहेगा वो सॉल्यूट है। हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास
हाइड्रोजन का देखिए मॉलिक्यूलर मास होता है 1, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 16, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास होगा 18। और वहीं एथिल अल्कोहल C2H5OH का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा देखिए, तो कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है इसलिए होगा 24, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन का 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 + 1, टोटल ऐड कर दीजिए, कुल हो जाएगा 46। तो इसका मोलर मास 46 है और इसका मोलर मास 18 है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कम होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ज़्यादा होगा वो सॉल्यूट होगा। चलिए थर्ड पॉइंट पे देखें। थर्ड पॉइंट में they do not lose their physical identity, फिजिकल स्टेट लिख देता हूं कंफर्मेशन के लिए। फिजिकल स्टेट, ये अपने फिजिकल स्टेट को नहीं खोते हैं, कभी फिजिकल स्टेट इनका डिसअपीयर ही नहीं होता है। जैसे अगर आप शरबत बना रहे हो और शरबत में आपने पानी ले लिया और चीनी ले लिया, तो अगर आप जैसे ही चीनी को पानी में डालते हो तो चीनी की सॉलिडिटी गायब हो जाती है, जबकि पानी की जो लिक्विडिटी है वो बनी रहती है। तो पानी जो है वो अपनी सॉलिडिटी, जो पानी है वो अपने लिक्विडिटी को कभी नहीं खोता, जबकि जो चीनी उसमें घुला है वो अपनी सॉलिडिटी को खो देता है। तो जो अपनी फिजिकल स्टेट को खोएगा वो सॉल्यूट है, और जो अपने फिजिकल स्टेट को बनाए रखेगा वो सॉल्वेंट है। लिखिए, they lose their physical state, they lose their physical state, ये अपने फिजिकल स्टेट को खो देते हैं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। देखिए, डिफ्यूजन से मिलता हुआ एक और प्रोसेस है इफ्यूजन। इफ्यूजन को समझ लेते हैं। इफ्यूजन एक्चुअली इफ्यूजन और डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इफ्यूजन किसी पैक्ड सिलेंडर में अगर गैसेस प्रेशर के साथ भरी है और उस सिलेंडर में एक छोटा सा पोर करके अगर हम गैस को प्रेशराइज तरीके से बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं। अगर सपोज करिए कि एक सिलेंडर है, एक कोई गैस सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में आपने गैस को बाहर निकालना है, गैस को इसमें से बाहर निकालना है और यही पोर है, और आप इसको जैसे दबाएंगे तो गैसेस प्रेशर के साथ बाहर निकलेंगी इसमें से, ऐसे। तो जब गैसेस प्रेशर के साथ बाहर निकलती हैं सिलेंडर से, किसी पोर से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। In this process, gases are allowed to move out from a fine pore with pressure at constant temperature। टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, और आप गैसेस को अगर प्रेशर के साथ किसी पोर से पास कराते हैं तो इस प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं। However, diffusion and diffusion are not very much differ from each other। इफ्यूजन प्रोसेस में केवल गैसेस पार्टिकल्स प्रेशराइज तरीके से एक पोर से बाहर निकलते हैं, जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस में किसी पोर से बाहर नहीं निकलते, बट प्रेशर उसमें भी एग्जर्ट होता है। चलिए एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम इफ्यूजन के स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। आखिर कोई प्रोसेस हो रहा है, इफ्यूजन प्रोसेस चल रहा है,
पोर से गैसेस बाहर निकल रही हैं, तो आप उस इफ्यूज़न को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसकी स्पीड कितनी है। तो चलिए एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इफ्यूज़न की स्पीड। तो देखिए, अगर आप इफ्यूज़न की स्पीड को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, छोटे से टाइम पीरियड में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूज़न। तो चलिए लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूज़न। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दूसरे अनदर टर्म में इसको लिख दे रहा हूँ, अनदर टर्म में यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में करके, द स्पीड ऑफ इफ्यूज़न in a short time period, एक छोटे से समय में अगर आप इफ्यूज़न की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूज़न। चलिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूज़न, अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको मिलेगा माइनस dP ओवर dt माइनस dP ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशराइज तरीके से अगर कोई गैस बाहर निकलती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैसेस में प्रेशर के। अगर आप किसी गैस सिलेंडर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बना के रखे हैं, सपोज कि गैस सिलेंडर है और इसमें क्या है, प्रेशर हाई है, अगर इसमें प्रेशर हाई है और यहाँ पोर कर दिया आपने, तो पोर के में से गैसेस बहुत ही रैपिडली बाहर निकलेगा, बहुत फास्टेस्ट तरीके से गैस बाहर निकलेगा। इसका मतलब है कि अगर गैस सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा तो इफ्यूज़न की स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। तो इफ्यूज़न की जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ गैसेस इन सिलेंडर, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, माइनस dP ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक चीज़ के और प्रोपोर्शनल होता है, किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट में m। देखिए, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो रेट ऑफ इफ्यूज़न है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूज़न, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। गैसेस का मास जितना ज़्यादा होगा, गैसेस के इफ्यूज़न का रेट उतना ही कम होगा, उतना स्लो पड़ेगा गैस का इफ्यूज़न रेट। अगर गैस पार्टिकल्स भारी हैं तो बहुत ही स्लो मोशन में चलेंगे, जैसे एक मोटा आदमी ज़्यादा दौड़ नहीं पाता, बिल्कुल वैसा ही जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही रैपिड मोशन नहीं कर पाते, इसलिए इफ्यूज़न रेट बहुत स्लो हो जाता है। और वहीं जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स विद लो मॉलिक्यूलर मासेस, वो बहुत रैपिड डिफ्यूज हो जाते हैं। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दीजिए। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूं। जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और इंस्टेंटेनियस रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस। That is equation number 1 and equation number 2 लिख लेता हूँ यहाँ। From equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन से आपको मिलेगा dP minus dP over dt is proportional to P into 1/रूट स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। फिर इससे मिलेगा आपको माइनस dP ओवर dt इज इक्वल टू Kp ओवर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस। आपको यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है
वो इक्वल होती है कांस्टेंट इनटू प्रेशर एंड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस। ठीक, ये क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं बच्चों। ऑन integrating the equation थर्ड, चलिए इस इक्वेशन थर्ड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए इसको, माइनस इंटीग्रेशन होगा बच्चों P1 टू P2 dP ओवर, ऐसा करिए कि dt को यहाँ कर दीजिए और P को यहाँ लेके चले आइए, तो हो जाएगा P इज इक्वल टू K ओवर रूट M। देखिए ये कांस्टेंट है, K रूट ओवर M कांस्टेंट है बच्चों, ये K रूट ओवर M कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों फ्रॉम 0 टू t, इसका इंटीग्रेशन 0 टू t, माइनस इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, मिलेगा आपको नेचुरल लॉग P1 ओवर P2 इज इक्वल टू KT ओवर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ln का मल्टीप्लाई कर दो P1 ओवर P2 में, नेचुरल लॉग का मल्टीप्लाई, नेचुरल लॉग का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, नेचुरल लॉग का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ln P1 माइनस ln P2 इज इक्वल टू KT ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M। चलिए P2 निकाल लेते हैं यहाँ से, P2 कैलकुलेट कर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू ln P2, नेचुरल लॉग ऑफ P2, ln P2 इज इक्वल टू ln P1 माइनस KT ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आप इसमें सब में ln से डिवाइड कर दें, मैं लिख देता हूं दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग फ्रॉम ln इन इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन 4 में अगर आप ln से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है बच्चों P2 इज इक्वल टू ये P1 और P1 एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस KT ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M। ये भी आपको एक इक्वेशन देखने को मिल जाता है इफ्यूजन से। ये इफ्यूजन से गैसेस का स्पीड रहा कि आप गैसेस को, अगर आप जानना चाहते हैं, दो गैसेस में डिफरेंस जानना चाहते हैं कि किसकी स्पीड कम होगी किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से उन दोनों गैस में कंपेयर कर सकते हैं कि गैसेस की इफ्यूज़न रेट कितनी होगी, और आप इस वाले इक्वेशन से गैसेस की इफ्यूज़न स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं।